So today we are going to start a new chapter of history, which is chapter number 2, nationalism in India. As we have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation states. जैसे कि हमने हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था यूरोप में नेशनलिज्म के बारे में, तो उसमें हमने पढ़ा था किस तरह से जो यूरोपियन स्टेट्स थी वो नेशन स्टेट में कन्वर्ट हुई. इट ऑल्सो मेंट अ चेंज इन पीपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे आर. यूरोप जो था पहले पूरी तरह से मोनार्क राजा रानी के शासन के अंदर ही था, राजतंत्र था वहाँ पे. धीरे धीरे लोगों ने अपने आइडेंटिटी को चेंज करना, उस मोनार्क सिस्टम से बाहर निकलना या उसमें सुधार लाना शुरू किया. And what defined their identity and scenes of belonging. New symbols and icon, new songs and idea formed new links and redefined the boundaries of community. 9th क्लास में हम 2 रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ चुके हैं. आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, आपने रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा, जर्मनी में किस तरह से नाजिज्म को ख़त्म किया गया उसके बारे में पढ़ा. तो लोगों ने जो है आवाज़ उठाई, जो भी उनके साथ गलत हो रहा था. अल्टीमेटली जो यूरोपियंस थे उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया. In most countries, the making of this new national identity was a long process. लेकिन कई देश ऐसे थे जिसमें ये जो एक नई आइडेंटिटी को पाना था, अपनी एक नई आइडेंटिटी के लड़ना था, वो आसानी से नहीं मिला. कई देश नहीं बल्कि सारे ही देश ऐसे थे जहाँ पे ये नई आइडेंटिटी आसानी से नहीं आई कि आज हमने उठकर बोल दिया कि हमें कल आज़ाद होना और हम कल आज़ाद हो गए या परिवर्तन आ गया. तो चेंजेस जो है वो इतनी जल्दी नहीं आते और कई जगह तो इसमें बहुत लंबा संघर्ष भी करना पड़ता है. हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस एमर्ज इन इंडिया. अब ये परिवर्तन इंडिया में कैसे आए, ये चेंजेस भारत में कैसे आए, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. इन इंडिया एंड एज इज़ मैनी अदर कॉलोनीज़. सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो कॉलोनीज़ है. मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो कॉलोनीज़ वर्ड में कंफ्यूज रहते हैं. कॉलोनीज़ क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे सभी. जब यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ ने, ठीक है, यूरोप की अलग अलग देश, यूरोप में कोई एक देश तो है नहीं, बहुत सारे देश है, यूरोप पूरा एक कॉन्टिनेंट है. तो यूरोप के जब देशों ने, मोस्टली कई देशों ने जब एशियन कंट्रीज़ या साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ पर आकर वहाँ पर ट्रेड करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे उन पर एडमिनिस्ट्रेशन, शासन करना भी शुरू कर दिया, तो उन एशियन या साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ को क्या कहा जाने लगा, उनकी कॉलोनीज़. ठीक है, वो उनकी कॉलोनीज़ थी, उनके देश का हिस्सा नहीं थी, वो उनकी कॉलोनीज़ थी जहाँ से वो ट्रेड वगैरह क्या करते थे. या ये वो कंट्रीज़ थी, ये वो कॉलोनीज़ थी जहाँ से उन्हें रॉ मटेरियल बहुत चीप प्राइस में मिल जाता था या क्योंकि लगभग फ्री प्राइस में उनको मिल जाता था. The growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज़ादी की लड़ाई में जो भारतीय थे वो एक हुए, क्योंकि कोई भी इंसान अकेला नहीं लड़ सकता. अगर उसकी तरफ बहुत सारे लोग होंगे तभी उसकी आवाज़ जो है वो आगे पहुंचती है, बुलंद होती है. अगर एक पर्सन सड़क पे खड़ा होकर सरकार की आलोचना कर रहा है, सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहा है, क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो कोई इस पर ध्यान नहीं देगा. कोई ध्यान देगा उस पर? अगर कोई सड़क पे खड़ा होकर सरकार को बुराई कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है ना, अकेला अगर बोल रहा है तो. लेकिन अगर उसी के साथ 100-200 लोग और खड़े हो जाएं तो उसका पाला मजबूत हो जाएगा, उसकी साइड मजबूत हो जाएगी. तो ऐसे ही था कि नेशनलिज्म की जो स्ट्रगल था, नेशनल स्ट्रगल था, उसमें यूनिटी का होना बहुत ज़रूरी था, जो कि हमें देखने को मिलती है इस प्रोसेस में. दिस सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर बॉन्ड दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर. और बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग जातियाँ, अलग अलग क्लास, अलग अलग जो मिडिल क्लास थे या लोअर मिडिल क्लास थे या हाई क्लास के लोग थे, वो सभी मिलकर जो है इस लड़ाई में उन्होंने साथ दिया और अलग अलग तरीके से साथ दिया. ज़रूरी नहीं कि सब सड़कों पे खड़े होकर लड़ाई करके उन्होंने साथ दिया. कईयों ने गांधी जी के साथ मिलकर जो है इस आंदोलन का हिस्सा बने, कई लोग भगत सिंह जैसे लोगों के साथ मिलकर इस आंदोलन का हिस्सा बने. सबके इस आंदोलन करने के तरीके अलग अलग थे. This experience was varied and their notions of freedom were not always the same. मेरे लिए आज़ादी का मतलब अलग है, आपके लिए आज़ादी का मतलब अलग हो सकता है. The Congress under Mahatma Gandhi tried to forge these groups together within one movement, but the unity did not emerge without conflict. महात्मा गांधी एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहली बार ये सोचा कि अगर
लोग एक नहीं होंगे तो हमें अगले 100 सालों तक आज़ादी नहीं मिल सकती। स्पेशली इन द केस ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उन्होंने कहा अगर हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से दूरी बना के रखेंगे, लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, तो कभी हमारे देश में आने वाले 100 सालों में भी आज़ादी नहीं आएगी। और आप सबको पता है कि ब्रिटिशर्स ने इसी चीज़ का, इसी पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। क्या था उस पॉलिसी का नाम? फूट डालो और शासन करो, कि इनको आपस में लड़वाते रहो और फ़ायदा उठा लो। आप लोगों ने वो स्टोरी सुनी होगी ना, 2 बिल्लियाँ एक रोटी के लिए लड़ती हैं, है ना, और उसका फ़ायदा कौन उठा के ले जाता है? मंकी ले जाता है। सो वही है यहाँ पे भी कि ब्रिटिशर्स ने जो हमारे आपसी कन्फ्लिक्ट थे देशवासियों के, उनका फ़ायदा उठाया। लेकिन गांधी जी ने कहा अगर ये कन्फ्लिक्ट ऐसे ही बने रहेंगे तो हमें आने वाले 100 सालों तक भी आज़ादी नहीं मिल सकती, चाहे आप कितना भी संघर्ष कर लीजिए। तो उन्होंने कोशिश की कि हम आज़ादी की लड़ाई में एक होकर लड़ें, लेकिन एकता बिना कन्फ्लिक्ट के, बिना मनमुटाव के नहीं आती। कहीं ना कहीं फिर भी थोड़े बहुत मनमुटाव रह जाते हैं, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। In an earlier textbook, you have read about the growth of nationalism in India up to first decade of the 20th century. आपने पिछली टेक्स्ट बुक में मतलब पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा है। इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम 1920s एंड स्टडी द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो हम, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं 8th क्लास में कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, कैसे उन्हें यहाँ पे ट्रेड करने की परमिशन मिली, कैसे उन्होंने पहले बंगाल पर रेवेन्यू राइट्स पाए, फिर कैसे वो इंडिया के बाकी इलाकों पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन राइट पा सके। वो आप पढ़ चुके हैं, उससे दोबारा से हम उस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हम इस चैप्टर में 1920s यानी जिस गांधी जी के इंडिया में आने से लेकर आज़ादी तक के चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। 1920s से जो हम सत्याग्रह आंदोलन पढ़ेंगे, इसमें सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस सॉट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट, कैसे कांग्रेस ने नेशनल मूवमेंट को डेवलप किया। हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, अलग अलग सामाजिक वर्गों ने कैसे इस मूवमेंट में हिस्सा लिया। एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, और लोगों की नज़र में नेशनलिज्म का क्या मायने थे, अलग अलग लोगों के क्या मायने थे, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बार बार ये वर्ड यूज़ हो रहा है कि अलग अलग लोगों के मन में नेशनलिज्म के, राष्ट्रीयता के अलग अलग मतलब थे। वो क्या थे? वो गांधी जी ने जब अपने विचार लोगों के सामने प्रकट किए, लोगों को बताए, तो उस समय ब्रिटिशर्स को दूर भगाने की बजाय में हर किसी की समस्या अलग अलग थी। कोई ज़मींदारी ख़त्म करवाना चाहता था, उसके लिए आज़ादी का मतलब क्या था कि ज़मींदारी प्रथा ख़त्म हो जाए। ऐसे ही अलग अलग लोग जिस चीज़ से परेशान थे, उस चीज़ से आज़ादी चाहते थे। वो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।